बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 साइंस यानी कि विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। लेकिन याद रहे बच्चों, एक बार पाठ को जरूर से जरूर पढ़ लें। इससे ये होगा कि जो यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे उन्हें आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए जान लेते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर आपने पूरा पाठ पढ़ लिया होगा तो आपने मुख्य बिंदुओं को ध्यान से पढ़ा होगा। क्या समझे आप इस पाठ को पढ़कर? सबसे पहले देख लेते हैं कुछ आपके लिए यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने क्या सीखा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 आपने इस पाठ में क्या पढ़ा? संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक प्राकृतिक रेशों की तरह बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं, और बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। याद रखेंगे ना आप। दूसरा मुख्य बिंदु आपने क्या पढ़ा? जबकि प्राकृतिक रेशे पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों की भांति इन रेशों को भी कपड़ों के रूप में बुना जा सकता है। और पढ़ा आपने नंबर 3 पर देखते हैं, संश्लेषित रेशों का प्रयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र यानी कि बर्तन आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्ष यानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। इसके बाद बच्चों चौथा पॉइंट आप ध्यान देंगे, संश्लेषित रेशों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर उन्हें रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक नाम दिए गए हैं। अगला पॉइंट आपके लिए, कई प्रकार के रेशे अपनी प्रबलता, जल अवचूषण क्षमता, दहन प्रकृति, मूल्य, चिरस्थायित्व आदि गुणों में परस्पर भिन्नता रखते हैं। अगला पॉइंट है, आजकल प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चाहे घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी जगह पाया जाता है। सातवां पॉइंट आपके लिए जो खास है, प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पर्यावरण हितैषी नहीं है। जलाने पर ये विषैली गैसें उत्पन्न करते हैं। भूमि पर डाल देने से इन्हें नष्ट होने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसा इनकी जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति के कारण होता है। याद रखेंगे। 8वां पॉइंट, हमें ज़रूरत है कि संश्लेषित रेशों और प्लास्टिक का इस्तेमाल इस तरह से करें कि हम उनके अच्छे गुणों का आनंद ले सकें और साथ ही सजीव समुदाय के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। तो इस प्रकार से बच्चों ये थे आपके लिए कुछ खास बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट थे इस पाठ के अंतर्गत जो कि आपने इस पाठ में पढ़े होंगे। बाकी आप जो है एक बार पाठ को जरूर से ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद चलिए जान लेते हैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। अभ्यास प्रश्न उत्तर में सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हैं पाठ के अंत में बच्चों, कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं? तो क्यों कहलाते हैं उत्तर में लिख सकते हैं आप, वे रेशे जो कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, जो पौधों और जंतुओं से प्राप्त नहीं होते, संश्लेषित या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? नंबर 1 पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, नंबर 2 रेयान और नंबर 3 नायलॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है आपका, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। आपने सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। रेयान एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन आपके लिए क, इसका रूप रेशम के समान होता है। ख है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। और ग ऑप्शन है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आप लिखेंगे उत्तर ख वाला। सही है ना आपका उत्तर जो है ख वाला है, इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। तो इस पर आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं, किस पर? ख पर। और उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पर उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है आपके लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये खाली जगह छोड़ रखी है। यहाँ पर आपको कुछ लिखना है, और क्या लिखना है हम आपको बताएंगे। पहला है यहाँ पर बच्चों संश्लेषित रेशे, और यहाँ पर खाली है अथवा रेशे भी कहलाते हैं। ख वाला प्रश्न है, संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो कहलाता है, क्या कहलाता है? कच्चा माल। इसके बाद यहाँ पर आपको संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक
और यहाँ पर आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप इन जगहों पर, चलिए उत्तर में देख लेते हैं। फर्स्ट वाले में आप लिखेंगे मानव निर्मित या कृत्रिम, और उसके बाद लिखेंगे संश्लेषण ख वाले में, ग वाले में बहुलक। क्या लिखेंगे, मानव निर्मित, संश्लेषण और बहुलक। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 4 है, यहाँ पर ये 1 2 3 और 4 जगह, यहाँ पर आपको चारों जगह पे लिखना है। तो ये आपके लिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर, 1 2 3 और 4। तो इन्हें आप लिख देंगे वहाँ पर। इसके बाद बच्चों चौथा वाला प्रश्न है यहाँ पर आपके लिए, नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाते हों। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं उत्तर में, पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी नायलॉन रेशे की प्रबलता को दर्शाती है, यानी कि मजबूती को। नायलॉन जो है बहुत मजबूत होता है बच्चों, आप लिख सकते हैं उत्तर में। चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न आता है आपका, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग की 3 प्रमुख लाभ बताइए। तो यहाँ पर आपको 3 लाभ बताने हैं। उत्तर में लिखेंगे, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के लाभ निम्नलिखित हैं। और 3 लाभ कौन कौन से हैं, यह हल्का होता है ना प्लास्टिक हल्का। दूसरा लिखेंगे यह चिरस्थायी होता है, काफ़ी समय तक चल जाता है। और नंबर 3, यह जो है मजबूत होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। यह आपका 5वां प्रश्न और उसका उत्तर। छठा प्रश्न है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर हेडिंग डाल के थर्मोप्लास्टिक, और इस पर हेडिंग डाल देंगे बच्चों। उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। नंबर 2, इसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। नंबर 3, यह ऊष्मा का सुचालक होता है। और नंबर 4, इसका प्रयोग कंघियाँ, खिलौने और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए किया जाता है। इसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और यहाँ पर लिखेंगे वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत नहीं होता उसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। इसे आसानी से नहीं मोड़ा जा सकता, या ऊष्मा का कुचालक होता है। और इसका प्रयोग बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे, रसोई के बर्तन, फर्श, टाइलें आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में। ये छठा प्रश्न है आपका। पहले लिखेंगे थर्मोप्लास्टिक के बारे में, फिर लिखेंगे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में। अगला है बच्चों 7वां प्रश्न आपका, समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। नंबर 1, डेगची के हत्थे, और नंबर 2, विद्युत प्लग, स्विच और प्लग बोर्ड। तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे आप सबसे पहले लिखेंगे आप डेगची के हत्थे, और हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पर लिखेंगे डेगची के हत्थे को बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक होता है और यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की तुलना में गर्मी सहने की अधिक क्षमता इसमें होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं डेगची हत्थे के बारे में। और फिर लिखेंगे, दूसरी हेडिंग डालेंगे विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड, और हेडिंग डाल के लिखेंगे विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आदि बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है, अतः यह उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के विद्युत शॉक से बचाकर रखता है, बिजली के करंट से बचा के रखता है। तो इस प्रकार से आप जो अपने 7वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। और क्या क्या इसके 2 जो है हेडिंग आपने बनानी है, डेगची के हत्थे और विद्युत प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड पे। इसके बाद 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं, में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ पदार्थों को वर्गीकृत करना है जो कि पुनः चक्रित किए जाते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। आगे टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन और प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत स्विच आदि। तो यहाँ पर जो उत्तर में क्या करेंगे आप, उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं पुनः चक्रित किए जा सकते हैं जो, और हेडिंग डाल देंगे। सबसे पहले लिखेंगे पुनः चक्रित किए जाने वाले, और यहाँ पर लिखेंगे फिर प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की बाल्टियाँ, ये क्या होती हैं, पुनः चक्रित की जा सकती हैं। और इसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते जो, और हेडिंग डाल देंगे टेलीफोन यंत्र और कुकर के हत्थे, विद्युत स्विच आदि। तो इसे आप इस प्रकार से हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों और इसका उत्तर ये आपके सामने।
9वां प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। तो यहाँ पर आपको राणा को सलाह देनी है और लिखेंगे उत्तर में, राणा को गर्मियों के लिए सूती कमीजें खरीदने चाहिए क्योंकि संश्लेषित कपड़े बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फिर शरीर में चिपक जाते हैं, इसलिए इन्हें पहनने वाले को बहुत पसीना आता है। इसके विपरीत सूती कपड़े हवा को अंदर बाहर आने देते हैं और पसीना सुखा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न है 9वां प्रश्न, इसका उत्तर। 10वां प्रश्न है बच्चों, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। तो उत्तर में लिखेंगे आप, प्लास्टिक एक अनभिक्रियाशील पदार्थ है। प्लास्टिक लोहे तथा अन्य धातुओं की तरह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता। प्लास्टिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता, इससे उसका आसानी से संचारक नहीं होता। अतः हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। प्लास्टिक की संचारक प्रकृति के कारण हम इससे बने पात्रों में अचार, पानी, दही तथा अन्य खाद्य सामग्री को संचित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे अपना इस 10वां प्रश्न का उत्तर। अगला है बच्चों 11वां प्रश्न यहाँ पर, क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सूक यानी कि जो ब्रिस्टल होते हैं एक ही पदार्थ के बनने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो आपने देखा होगा ना दांत साफ करने वाला ब्रश, तो उत्तर में लिखेंगे नहीं, दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और ब्रिसल जो ब्रिसल होते हैं एक ही पदार्थ के नहीं बने होने चाहिए, क्योंकि ब्रश का हैंडल किसी सख्त पदार्थ से बना होना चाहिए ताकि ब्रश को पकड़ना और चलाना आसान हो। इसके विपरीत ब्रश के सूक यानी कि जो ब्रिस्टल होते हैं मजबूत एवं लचीले रेशों के बने होने चाहिए। यदि सूक भी हैंडल की सख्त पदार्थ से बने होंगे तो यह हमारे दांतों और मसूड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक रहेगा। इसी कारण ब्रश के सूक नायलॉन के रेशों से बनाए जाते हैं और हैंडल प्लास्टिक से बना होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर अपना 11वां प्रश्न है ये, और इसका उत्तर याद भी करें बच्चों। 12वां प्रश्न आता है आपका, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। और आप क्या सलाह देंगे? उत्तर में लिखेंगे प्लास्टिक अनभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल, चिरस्थायी तथा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है, इसलिए यह बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, अर्थात यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता। इसलिए हमें इसका प्रयोग करते समय 4 सिद्धांतों को याद रखना चाहिए। और वे कौन से 4 सिद्धांत हैं आप देख सकते हैं, ये हैं आपके सामने यहाँ पर 1 2 3 4। नंबर 1 है उपयोग कम कीजिए, और नंबर 2 है पुनः उपयोग कीजिए, नंबर 3 पुनः चक्रित कीजिए, नंबर 4 पुनः प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ये आपका 12वां प्रश्न है, इसका उत्तर आप यहाँ से लिखें। और 13वां प्रश्न आता है बच्चों, कॉलम ए के पदों को कॉलम बी में दिए गए वाक्य खंडों से सही मिलान कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वाक्य खंड है यहाँ पर, और कॉलम ए भी देख सकते हैं आप, कॉलम ए में और कॉलम बी में। यहाँ पर लिखा है पॉलिस्टर, टेफ्लॉन, रियान और नायलॉन, और इधर लिखा है कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है, न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों का निर्माण में उपयोग, और आगे लास्ट में लिखा है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से इन दोनों का आपने जो है यहाँ पर मिलान करना है। किस प्रकार से मिलान करेंगे, चलिए यहाँ पर जो है उत्तर में जान लेते हैं। तो उत्तर आप इस प्रकार से कर सकते हैं मिलान में, ए लिखें और बी लिखें और पॉलिस्टर के साथ लिखें कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। टेफ्लॉन के लिए लिखेंगे न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग और उपयोग में लाया जाता है। और उसके बाद लिखेंगे रियान के बारे में क्या लिखेंगे, रेयान कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और नायलॉन के बारे में लिख सकते हैं कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। तो इस प्रकार से आप इसका मेल कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है 14वां, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है लिखना होगा, अपनी तरफ से अपने विचार लिख सकते हैं आप। उत्तर लिखेंगे संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है, क्योंकि इसके लिए पेड़ पौधों को काटने एवं जीवों का शिकार करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि प्राकृतिक रेशे को प्राप्त करने के लिए होती है। संश्लेषित रेशे रसायनों द्वारा बनते हैं और ये रसायन वनों से नहीं प्राप्त किए जाते। तो इस प्रकार आपका 14वां प्रश्न है ये, उसका उत्तर। और बात करते हैं 15वां प्रश्न।
यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये उत्तर लिखेंगे, ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं उन्हें थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आपके समझ में आ गया होगा बच्चों, पहले भी आपने पढ़ा था कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। जैसे पीवीसी और पॉलीथीन। एक सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव भागों से तारों को जोड़कर उसके साथ बल्ब और थर्मोप्लास्टिक की वस्तु को जोड़ने पर बल्ब नहीं जलता है, परंतु इस क्रियाकलाप में से थर्मोप्लास्टिक की वस्तु हटा देने पर बल्ब जल जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक भी है और अपने में से विद्युत को प्रभावित नहीं होने देता। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर विद्युत का कुचालक है। तो इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें और इन्हें याद करें बच्चों। इसके साथ ही मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नोत्तरों के साथ, अगले पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ बच्चों। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।